Welcome friends. In this video we shall be talking about role of expectations in determining the relationship between inflation and unemployment. Well, so far the most famous relationship between inflation and unemployment has been the Phillips curve. वेल हम सब जानते हैं फिलिप्स कर्व, हमने ब्लैंक चार्ट में भी पढ़ा. वो कहता है कि देर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो अब उसके अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे. आइए शुरू करते हैं. Until the work of Phelps and Friedman, the Phillips curve was the established theory linking unemployment and inflation. The justification for the Phillips curve was on the surface quite simple. When unemployment was low, firms found it hard to find workers and tended to bid up wages, whereas in slack labor markets there was less upward pressure. अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो नाउ इफ़ यू वांट देम टू वर्क फॉर यू तो आपको वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे. सो अगर वेजेस बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्राइस बढ़ जाएगा एंड देयर बाय इन्फ्लेशन. तो ये एक कॉन्सेप्ट है ऐसा जिसको हम हमेशा लेके चलते हैं और हम कहते हैं कि हाँ इट लुक्स ट्रू. But Phelps and Friedman argued that a stable and a permanent trade-off between unemployment and inflation was an illusion. कहने का मतलब था कि जो फेल्प्स और फ्राइडमैन ये बोलते थे, अभी हम प्रूव भी करेंगे कि ये जो ट्रेड ऑफ है, ये जो इन्वर्स रिलेशन है बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये शॉर्ट रन में तो इट मेक सेंस बट नॉट इन लॉन्ग रन. सो कहते हैं इन द लॉन्ग रन ओनली वन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज नेचुरल रेट वॉज पॉसिबल टू सस्टेन विद अ गिवन इन्फ्लेशन रेट. अब ऐसा वो क्यों कहते थे, लेट अस सी दैट टू. According to Friedman, there is a short-run trade-off between inflation and unemployment only because expectation of inflation rate are slow to adjust. Because people cannot be fooled forever, thus there is no long-term relationship between inflation and unemployment. तो अब हम आपको ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे why they are saying, especially Phelps and Friedman, that short run में तो मान लेते हैं inverse relation between inflation and unemployment, but not in a long run. Let us see. At the beginning of an inflationary period, workers are slower than firms to recognize the full extent of the inflation. So they think that the higher nominal wages being offered are actually higher real wages. So workers offer more labor services and unemployment rate falls. अब जैसे इकॉनमी में हल्का सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया, प्राइसेस बढ़ने लगे गुड्स के, तो प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो फ़ायदा बनाने के लिए ज़्यादा सप्लाई की कोशिश करेंगे एंड फॉर दैट दे नीड लेबर. अब उन्हें पता है कि अगर ज़्यादा लेबर चाहिए तो दे नीड टू ऑफर देम हायर वेजेस. सो वो फिर उनको हायर नॉमिनल वेजेस ऑफर करेंगे. नाउ अब जो वर्कर्स है उसके दिमाग में ये होगा कि ये जो नॉमिनल वेज बढ़ रहे हैं, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा और इसका मतलब उसका रियल वेज भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा काम शुरू करेगा, अपने लेबर आवर्स ज़्यादा सर्व करेगा आपको. When workers realize that they have misjudged the inflation rate, they withdrew some of their labor, some workers quit their job and the unemployment rate remains to its natural rate. लेकिन बाद में यही वर्कर्स नो डाउट एट हायर नॉमिनल वेज, जब इनको पैसे मिलेंगे और जब ये बाज़ार में सामान खरीदने जाएंगे तो इन्हें गुड्स मिलेंगे महंगे, तो देन दे विल रियलाइज़ कि अरे दो नॉमिनल टर्म्स में तो पैसे ज़्यादा मिले बट रियल टर्म्स में तो उनको महंगाई लग रही है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, या रियल टर्म्स में उनको कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ है. जो भी नॉमिनल वेज बढ़े वो प्राइस भी बढ़ गए, साथ में तो बराबर हो गए. इन सम केसेस ये भी पॉसिबल है कि रियल वेज गिर भी जाए. सो ऑल ऑफ दैट विल लीड देम टू क्विट देयर जॉब्स. सो लॉन्ग रन में वो दोबारा वही रेट आ जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट की, जो काम करना है जिनको कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा लेबर आपने एब्जॉर्ब किया था प्रोड्यूसर्स ने, वो हट जाएगा. So if the monetary authority wish to keep the unemployment rate below its natural rate, that is the long run unemployment rate, they can do so by forcing the actual inflation rate to exceed the public's expected rate. In the long run, this can be done only by accelerating inflation. Unemployment can temporarily be brought down below the natural rate only at the expense of higher permanent inflation rate. पहले इस सेंटेंस को सीख लेते हैं, फिर इसके जो इम्प्लीकेशन है उसकी बात करते हैं. तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर आपको शॉर्ट रन के लिए, थोड़े पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट को नेचुरल रेट से कम करना है तो आपको परमानेंट इन्फ्लेशन झेलना पड़ेगा. यू गॉट टू फेस द म्यूजिक in the long run in the form of permanent high inflation rate if you want a slight dip in unemployment rate below natural rate. एक बारी मैं आपको पढ़ा देता हूँ और फिर इसको एक एग्जाम्पल से सिखाता हूँ. If expectations of inflation are found by some type of learning mechanism, then it would be possible to pursue expansionary policies that temporarily lowered unemployment if the actual inflation rate exceeded the expected inflation rate. आइए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको.
सपोज जो आपका वर्कर है उसको नॉमिनल वेज जो है, नॉमिनल वेजेस वो मिल रहे हैं 100 रुपीज़, जो प्राइस है जनरल प्राइस इकॉनमी में वो 1, सो जो रियल वेज है बेटा वो हो गया 100। लुक्स कूल। अब मेरे बच्चों इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि प्राइसेस जो है ना वो 2 रुपीज़ हो जाएंगे फ्यूचर में, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। सो इन्होंने फिर जो नॉमिनल वेज एक्सपेक्ट किया वो 200 किया, ठीक है, बिकॉज इन ऑर्डर टू कीप द रियल वेज कांस्टेंट। नाउ ये स्टेटमेंट दोबारा पढ़ने वाली है हमारे लिए, ध्यान से। It would be possible to pursue expansionary policies that temporarily lowered unemployment if the actual inflation rate exceeded the expected inflation rate. लेकिन वर्कर्स को तो ये था कि उनके नॉमिनल वेज 200 हो जाए बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू बी 2 रादर देन 1। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स थे उन्हें पता था कि एक्चुअल इन्फ्लेशन तो 3 रुपये है, सो दे एक्चुअली ऑफर्ड अ वेज रेट of 220. So now the workers, well, they were fooled because they were anticipating कि 200 में भी काम बन जाएगा, रियल वेज कांस्टेंट रहेंगे, बट दे आर नाउ ऑफर 220। एंड प्रोड्यूसर अपनी जगह सही था, प्रोड्यूसर को पता था कि ये तो 300 होने चाहिए रियल वेज, क्योंकि 3 रुपये होने वाला है प्राइस, टू इन ऑर्डर टू कीप रियल वेज कांस्टेंट दे शुड बी पेइंग नॉमिनल वेज ऑफ 300, बट बिकॉज दे वर मोर informed about the actual inflation, so they offered 220, which workers took it with both hands. वर्कर्स ने बोला वाह यार, हम तो 200 सोच रहे थे, हमको तो 200 पीस दे रहे। सो डोंट यू थिंक दे विल ऑफर मोर वेजेस और रादर मोर सर्विसेज, मोर लेबर आवर्स? And if they do so, don't you think unemployment rate is gonna go down? This is what again this line says. So pursue expansionary policies that temporarily lowered unemployment if the actual inflation rate exceeded the expected inflation rate. लेकिन क्योंकि ये सारा expansionary monetary policy की वजह से हो रहा होगा, आपके इन्फ्लेशन बढ़ना एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो लॉन्ग रन में आपको पता ही है, आप पीछे पढ़ कर आ रहे हो कि फिर आपको इन्फ्लेशन रेट तो वो लेनी ही पड़ेगी। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करने के लिए आपने लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन बढ़ा दी है। आगे बढ़ते हैं जी। नाउ इट सेज if inflationary expectations only slowly adjust to actual experience, that is adaptive expectation, then policymaker could weigh the temporary employment gain against the losses from permanently higher inflation rate. As long as expectation of inflation adjusts sluggishly to actual inflation, then by fooling the people, employment gains can be temporarily achieved. आपको नहीं लगता in this case you are doing nothing but fooling the workers, fooling the people at large? So rational expectation theorists begin with the natural rate hypothesis but pass the following question: why should participants in the economy be systematically fooled by the inflation rate? वो कहता है ठीक है, आपने एक बारी बेवकूफ़ बना लिया, 2 बारी बना लिया, बार बार थोड़ा ना बेवकूफ़ बना लोगे लेबर को या इन जनरल पब्लिक को। सो कहते हैं पीपल आर रेशनल, दे विल यूटिलाइज ऑल रेडिली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इन देयर फोरकास्ट इंक्लूडिंग प्रपोज मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, दे विल रीड द न्यूज़पेपर एंड एक्सपर्ट व्यूज़, दैट डज नॉट मीन दैट दे कांट मेक मिस्टेक। हम ये नहीं कह रहे कि वो मिस्टेक नहीं करेंगे, बट आप जो कह रहे हो कि इतनी आसानी से आप उनको बार बार टाइम एंड अगेन फूल कर लोगे, दैट अगेन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो कहता है अगर मिस्टेक हुई भी तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो रैंडम वेरिएबल की वजह से होगी। So the mistake in predicting inflation would have to be a random mistake which can be made, but the public can never be systematically fooled about the inflation rate because public बेवकूफ़ थोड़ी ना है, पब्लिक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती क्या, पब्लिक के पास वो डेटा नहीं है क्या, पब्लिक के पास अपना दिमाग नहीं है क्या? एक बारी बेवकूफ़ बनाओगे, 2 बारी बनाओगे, बार बार नहीं बना सकते। सो इट्स नॉट अ परमानेंट मैकेनिज्म एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट बिलो नेचुरल रेट। Now, as pointed out by Sargent and Wallace, because the public watches the monetary authority and anticipates their actions in predicting prices, it is only unanticipated growth of money supply that can make the actual inflation rate diverge from the expected inflation rate. तो आपको एज अ गवर्नमेंट अनएक्सपेक्टेड अटैक करना होगा जो पब्लिक सोच ना रही हो। So in other words, any anticipated action on the part of monetary authorities will be incorporated into the public expectation of inflation because unemployment can diverge from its natural rate only when people are fooled about the inflation rate. It follows that systematic anticipated monetary policy has no effect on output or employment. अभी हमने शुरू में भी देखा थोड़ी देर पहले कि आप एक्चुअल इन्फ्लेशन को अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से ऊपर रखोगे तब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी। सो डोंट यू थिंक यू वर फूलिंग देम। नाउ फिर हमने पढ़ा कि यार बार बार तो वो फुल हो नहीं सकते, तो अगर इफ़ रियली यू वांट टू फूल देम तो आपको एंटिसिपेटेड चेंज नहीं देना होगा क्योंकि वो तो वो वॉच ही कर रहे हैं, वो तो वो ऑब्जर्व ही कर रहे हैं, उनके पास उसका डेटा है। यू गॉट टू गो विद एन अनएंटिसिपेटेड थिंग जो वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, तब यू कैन एक्चुअली फूल द पीपल।
नाउ आते हैं जी लूकास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सीखिएगा। लूकास अकाउंट ऑफ बिजनेस साइकिल। Well, Lucas analysis is based on a model in which individual competitive agent make decision with less than perfect information. And I think it makes sense. क्यों नहीं है उनके पास perfect information, मैं वो भी अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। These agents should be thought of as representative producers producing a common good for the market. In this one good world, selling price can be identified by real wage. Each day, the agent wakes up, observes the selling price of his good and then decides on the number of hours he wants to work. तो अगर उसे ज़्यादा मिल रहा है वेज तो वो ज़्यादा काम करेगा, कम मिल रहा है तो कम काम करेगा यूजुअली। So how should an individual respond to an increase in selling price? ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ तक हमने बोला कि एक बंदा है, रोज़ उठता है, देखता है सेलिंग प्राइस क्या, उसके सर्विसेज का, उसके हिसाब से डिसाइड करता है हाउ मेनी आवर्स ही वांट्स टू वर्क। सो अब सपोज उसका सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है अगर, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? This depends on whether he perceives the price change to be temporary or permanent. A permanent change in price should have little effect on employment. Lucas argued that for changes in prices that are perceived to be temporary, employment will change dramatically. याद करिए माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 9 लेबर सप्लाई में मैंने आपको सिखाया था ओवर टाइम वेज रेट। आप बताओ परमानेंट होता है कि टेम्परेरी? सर टेम्परेरी। तो जाके मेरा वो वीडियो भी देख लो लेबर सप्लाई का, उसमें मैंने प्रूव किया था कि अगर ओवर टाइम वेज रेट है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, यानी इट हैज़ टू बी द केस कि वो लेजर कम करेगा और वर्क ज़्यादा करेगा ही करेगा। So over time, which is temporarily shows substitution effect is greater than income effect, which means reduction in leisure and increase in work. Remember, so for vacations, you go for vacations in off period or lean period where demand for your service is low, thereby lower selling price. तो इसका मतलब है मेरे बच्चों, अगर आप ऐसे सोचो, अगर आपको परमानेंटली प्रमोशन मिल गया है तो आप सेम ही तो काम करोगे, ज़्यादा घंटे क्यों लगाओगे? लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं कुछ दिनों तक आपको ज़्यादा पैसे दूंगा अगर आप ज़्यादा काम करो, तो ऑब्वियसली इट मेक सेंस फॉर यू कि यार ये तो टेम्परेरी चेंज है, बाद में फ़ायदा मिले ना मिले, चलो आज ज़्यादा काम कर लेते हैं। इसीलिए आप देखना जब भी आपके पेरेंट्स ऑफ लेते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, वो तब जाते हैं जब उनको ऑफ पीरियड होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे अगर काम कर भी लेंगे तो ज़्यादा कमाई आनी नहीं इस सीज़न में। सो अब हम आपको इसके थ्रू एक नया तरीका बताएंगे टू discuss, to explore recession and expansions in economy. So now how an individual decides whether a given change is temporary or permanent. अब आप ये तो आपने यहाँ तक पढ़ लिया कि अगर टेम्परेरी है तो वो ज़्यादा काम करेगा, परमानेंट है तो ज़्यादा काम नहीं करेगा। अब सवाल है वो ये कैसे डिसाइड करे कि ये जो पर्टिकुलर चेंज आया है ये टेम्परेरी है या परमानेंट। It seems plausible that he should rely on his past experience. If most past changes in his selling price have been permanent, then it is reasonable to assume that the current one is permanent. On the other hand, if most changes in prices have in the past been temporary, then the individual should treat the current price change as mostly temporary. तो उसके वही रैशनल एक्सपेक्टेशन चलेगी, पास्ट इन्फॉर्मेशन पे रहेगा, पिछला एक्सपीरियंस रहा है कि ज़्यादातर चेंजेस परमानेंट है तो वो इसको परमानेंट मानेगा और ज़्यादा हिस्सा टेम्परेरी है तो टेम्परेरी मानेगा। In a typical situation, an individual will attribute some of the price change to permanent and some of temporary. So his labor supply will vary only to that portion of the change in price which he perceives to be temporary. तो जो भी टोटल चेंज आएगा वो उसका कुछ हिस्सा टेम्परेरी मान लेगा, कुछ हिस्सा परमानेंट मान लेगा। एंड माइंडेड जो भी चेंजेस वो लाएगा अपनी लेबर सर्विसेज में वो टेम्परेरी वाले के हिसाब से ही लाएगा। Now, as tastes change, new products are invented, technology advanced, we should expect some producers to prosper and others to suffer losses, right? Some will get higher prices, some lower for their products. Those producers whose price have increased will supply more, and those with bad fortune will supply less. Nominal price uncertainty. So we know that economic agent cares about real wage when the producer experiences a change in his nominal selling price, but he must infer the change in real price or wage. That is, he must decide how much of a change in his price is due to general inflation and how much to a relative price change. तो पहले तो इंडिविजुअली देख लिया कि टेम्परेरी कितना है, परमानेंट कितना है। अब वो देखेगा कि कौन सा सिर्फ उसी के प्रोडक्ट में प्राइस ज़्यादा आ रहा है या कौन सा जनरल इन्फ्लेशन की वजह से आ रहा है। एक बात बताओ, अगर इकोनॉमी में जनरल इन्फ्लेशन आ जाता है तो आपको नहीं लगता आपके प्रोडक्ट भी महंगा होगा? ग्रेट, लेकिन आप ज़्यादा सप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है। सर क्यों नहीं है, मैं तो करूँगा। बेटा एक बात बता, अगर जनरल इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी के अंदर तो जो तू रॉ मटेरियल खरीदेगा, लेबर को जो पैसे देगा वो भी तो ज़्यादा देगा, तेरे को फ़ायदा क्या है फिर? अगर सिर्फ तेरी इंडस्ट्री में प्राइस है, रिलेटिव प्राइस बढ़ रहा है, तब तू ज़्यादा सप्लाई कर। जनरल इन्फ्लेशन है तो मत कर। So he must decide how much of a change in his price is due to general inflation and how much to a relative price change.
The representative producer will again rely on his past experience. If most changes in his price were due to general inflation, the producer will attribute the current price change to mere inflation. If most prices change are due to relative price change, then he will supply more. मैंने बताया ना, relative price अगर में change आ रहा है, यानी सिर्फ आपकी इंडस्ट्री में आप ज़्यादा आपको पैसे मिल रहे हैं, then go for it, then आप सप्लाई बढ़ाइए. लेकिन अगर जनरल इन्फ्लेशन आ गई है तो सब कुछ ही महंगा है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं मिलेगा. So it is essential for this analysis that the individual does not have too much information. If a producer had a report of all the other prices in the economy, he could quickly calculate a price index and determine the average price. हम ये मान के चलेंगे कि उसके पास पूरी इकोनॉमी वाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी तो वो तो फटाफट अंदाज़ा लगा लेगा कि जनरल इन्फ्लेशन है, ये सिर्फ मेरा प्राइस आ रहा है. तो फिर बच्चा कहता है तो क्यों नहीं है उसके पास, उसका भी हम आपको उपाय देते हैं. Here our individual does not have that. Many critics argue that this is not right. Economy is awash with information, newspapers and networks bombarding us with current statistics. कि इतने अखबार आ रहे हैं, इतनी न्यूज़ चलती है, तो कैसे आपको नहीं पता कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे नहीं है. तो कहता है what is Lucas' justification for this assumption? Let's see. Gathering accurate economy-wide information takes time, money and resources. Lucas argues that profit opportunities depend on being able to react quickly to possible bargains in economy. That is animal spirit, जो मैंने first video of expectation में बताया था. So by the time a producer waits for the information to come, his profit opportunity could be done. एक बात बताइए, और could be gone. एक बात बताइए. सबसे पहली बात तो पूरी इकोनॉमी की इन्फॉर्मेशन लेना मुझे नहीं लगता एज अ सिंगल प्रोड्यूसर इट मेक सेंस. दूसरी बात, फिर भी अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो चाहिए, तो डोंट यू थिंक इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लॉट ऑफ मनी. ठीक है. तीसरी बात, अगर आपको कोई प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी आई है और आप पहले ही पढ़ के आ रहे हो कि ये टेम्परेरी गेन पे ही आप रिएक्ट करोगे, आपको पता है ये शॉर्ट लिव्ड है, आपको पता है थोड़े टाइम के लिए, तो वाई वुड ऑन अर्थ कैन एनी वन वेट और शुड एनी वन वेट फॉर द इंफॉर्मेशन टू कम and then he'll be taking his decision, or by the time that information comes, don't you think that profit opportunity may have been gone? So it doesn't make sense basically to go for economy wide information, even if you want to. Doesn't make sense, it will take a lot of time. Moreover, Lucas argued that most uncertainties that individual producers face are related to developments in their own industry and not general macroeconomic trends. बिल्कुल. आप सपोज दिवाली का टाइम है, आप पटाखों का काम करते हैं, क्रैकर्स का काम करते हैं, ठीक है ना. वाई वुड यू बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि होली के रंगों का रेट क्या चल रहा है या पिचकारियों का रेट क्या चल रहा है? आप अपनी इंडस्ट्री से वो करो ना, उसको उससे कैसे रिलेट करोगे आप? और अगर रिलेट करना भी चाहोगे तो डोंट यू थिंक बड़े सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, रिलेशन सीधे सीधे बनेंगे नहीं, आपको बहुत सारे पाथ से गुजरना होगा. फॉर वॉट? फॉर सिंपली वेस्टिंग अ गिवन अपॉर्चुनिटी इन हैंड्स. तो आप नहीं जाइए पूरी इकॉनमी वाइज, आपको एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, दूसरा मिल गई तो बहुत टाइम लगेगा, तीसरा आपकी अपॉर्चुनिटी जब तब तक जा चुकी होगी, और चौथा कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनका आपके काम से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप उनके डेटा लेके करोगे क्या भाई? आगे बढ़ते हैं. So for any particular producer, aggregate price uncertainty contributes only a very small part of his overall uncertainty. In short, producer must respond quickly to possible profit opportunities, and it probably is not worth the cost to obtain accurate economy-wide information. Business cycle. Suppose that money stock increases unexpectedly, which leads to an unanticipated increase in the general price level. हमने पहले बोला ना, वो unexpected change ही will do miracles. So individual or producer would, depending on their past experience with inflation, attribute part of their price change to aggregate price and a part to the relative price. तो वो अपने तजुर्बे के हिसाब से प्रोड्यूसर कह लेंगे कि अच्छा इसमें से कुछ परमानेंट है, कुछ टेम्परेरी है, एंड ऑब्वियसली दे आर गोना रिएक्ट ऑन टेम्परेरी वन. So to the extent that the perceived relative price change is thought to be temporary, employment will increase. Each producer might think to work a little bit more. But in the aggregate employment can increase quite a bit because everyone is simultaneously deciding to work a little more. तो अब मैं आपको एक नया वर्जन सिखाऊंगा बेटा बिजनेस साइकिल क्रिएट करने का. रिसेशन जो आप कहते हो, सेम 2 में भी पढ़ा था उसका बेसिक, और एक्सपेंशन, तो वो एक्चुअली में इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है समझने का, जो अब आप एक्सप्लोर करेंगे. So recession and decreases in employment occur when the aggregate price level is lower than the unanticipated and workers perceived it to be a temporary fall. वही उल्टा उसका जो मैंने एग्जांपल दिया शुरू में.
तो कहते हैं एज इंटरटेम्पोरल लेजर स्पेकुलेटर्स। नाउ इंटरटेम्पोरल माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 10 याद करो, 2 टाइम पीरियड्स, प्रेजेंट में डिसाइड करोगे कितना कंज्यूम करना है डिपेंडिंग अपॉन कि फ्यूचर की इनकम क्या होगी एंड लाइक दैट। सो एज इंटरटेम्पोरल लेजर स्पेकुलेटर दे टेक देयर वेकेशन नाउ एंड द एग्रीगेट हॉलीडे बिकम्स रिसेशन। भाई ये वाली लाइन दोबारा पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ आई शुड से, बहुत ही इंटरेस्टिंग। रिसेशन एंड डिक्रीजेज इन एम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन एग्रीगेट प्राइस लेवल इज लोअर देन एंटिसिपेटेड। याद करो जो मैंने एग्जांपल तुम्हें दिया था, मैं दिखा देता हूँ, उसमें मैंने क्या क्रिएट करा था, मैंने क्रिएट किया था ज़्यादा काम। वो ज़्यादा काम कब आया था, जब एक्चुअल इन्फ्लेशन एंटिसिपेटेड से ज़्यादा थी, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा थी, वट एवर यू वांट टू से। और रिसेशन कब आ रहा है, जब एग्रीगेट प्राइस, इन्फ्लेशन भी कह सकते हो, इज लोअर देन दी एंटिसिपेटेड वन। तो वर्कर ने कहा यार ये टेम्परेरी है, अभी जो प्राइस गिरे हुए, चलो छुट्टी कर लेते हैं, तो सबने छुट्टी कर ली, तो वो एग्रीगेट हॉलीडे जो है सभी की पूरी इकॉनमी वाइज जो हॉलीडे है, दैट बिकम्स रिसेशन। This story has an interesting policy implication. If we start in an economy with a stable inflation history, policymaker can engineer booms rather easily by causing some unanticipated inflation. If they continue with this policy, the inflation rate will become more volatile. The greater volatility will make agents distrust their price change as signals of relative price change. Thus, a little trickery is possible at first, but the government will soon find that it will be increasingly difficult to engage in future trickery. वही वाली बात है कि वही थोड़े टाइम के लिए फूल कर लोगे लोगों को, लॉन्ग टाइम में नहीं कर सकते आप। So one missing link is in our story is the expectation for movement in general price. Given that unanticipated movement in the general price level can cause business fluctuation, what causes movements in aggregate prices? The answer is the money, obviously. Lucas argues that the evidence linking long-term movements in prices to the money is strong, but over short period and link between price level and money stock is not that tight. कहता है लॉन्ग रन में तो हमें पता है मनी सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। आपने फिशर की क्वांटिटी थ्योरी पढ़ी सेम 2 में, ब्लैंक चार्ट में भी आपने देखा जब जब मॉनेटरी एक्सपेंशन हुआ तो इन्फ्लेशन बढ़ी है। कहता है मगर शॉर्ट रन में इतना टाइट रिलेशन नहीं है। लेट्स सी, if the link between previous money growth and prices were very close, agent would simply look up at the appropriate monetary stats, calculate the corresponding general price. In that case, there would be no unanticipated inflation and hence no business cycle. It is crucial, therefore, that previous monetary stats be only an imperfect indicator of future developments. कहता अगर लोगों को पता है कि हाँ यार जब मनी सप्लाई बढ़ी है इतनी इन्फ्लेशन आ गई है, तो उनको जब भी आप मनी सप्लाई बढ़ाओगे वो पुराना डेटा देख के अंदाजा लगा लेंगे, अच्छा 10% मनी सप्लाई बढ़ाई है, ओके 10% प्राइस बढ़ेगा। तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो पिछले बार की मनी सप्लाई है और उसका इन्फ्लेशन के साथ रिलेशन है, दैट शुड नॉट एक्ट और वर्क एज कॉमन डिसीजन मेकिंग फॉर नाउ। So finally, changes in real interest rate can also affect employment. If interest rates are temporarily high, it pays someone to work now, put the proceed into the bank and use the interest income to reduce supply of labor in future. This is just another mechanism by which workers can speculate over the best time to enjoy their leisure. तो ये भी दिखा सकता है कि बिजनेस साइकिल कैसे क्रिएट हो रही है। भाई इंटरेस्ट ज़्यादा है अगर आजकल, रियल इंटरेस्ट रेट, तो फिर आप ज़्यादा काम करो, आज कमा लो, बैंक में डालो और इंटरेस्ट खाओ फिर फ्यूचर में। So when should interest rate be temporarily high? High interest rate are a sign of that output is valued more in the present than in future. To economists who maintain that involuntary unemployment exists and is a fundamental part of business cycle, this aspect of Lucas' work is particularly troubling. Lucas कहते हैं कि ये involuntary unemployment क्या होता है, पढ़ते हैं। कहते हैं there is an involuntary element in all unemployment in the sense that no one chooses bad luck over good luck. यानी हर कोई काम कब करेगा, जब इंटरेस्ट रेट अच्छे मिल रहे हो, जब टेम्परेरीली उनको लग रहा हो कि आज ज़्यादा गेन है, ये परमानेंट गेन नहीं है, तो हर कोई कायदे से तभी काम करेगा। So there is also a voluntary element in all unemployment in the sense that however miserable one's current work options, one can always choose to accept them. इसका मतलब है वॉलेंट्री की भी बात है। वॉलेंट्री का मतलब है यार समवन इज़ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो वो कह रहा है कि कितना भी ख़राब हो लोगों का काम करने का इस वक्त का सिनेरियो, बट दे विल स्टिल बी एक्सेप्टिंग दैट। सो मोटे मोटे तौर पर हम इसमें क्या सीखते हैं, इस पॉलिसी के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बताते चलूँ। इसको कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने देखा फिलिप कर्व का जो इन्वर्स रिलेशन है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, वो लॉन्ग रन में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ शॉर्ट रन में ही पॉसिबल है। फेल्प्स और फ्राइडमैन ने ये बताया। शॉर्ट रन में भी वो इसलिए पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज ऑफ यू फूलिंग पीपल फॉर शॉर्ट टर्म। फिर आए लूकास ने बिजनेस साइकिल के बारे में बताया और बिजनेस साइकिल के बारे में अलग अलग व्यूज़ दिए